जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का तीसरा दिन आज। पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में रहेंगे उपस्थित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में आज होंगे आम चुनाव। 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। खेल की खबरों में मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरे महिला T20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। पहला मुकाबला जीत चुकी टीम इंडिया की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श भी है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पार्टी मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करने से पहले जेपी नड्डा जम्मू के मध्य में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। अयोध्या में रामलला के लिए भूमि विवाद के पूर्ववादी इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है। डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इकबाल अंसारी ने कहा कि दुनिया में राम जन्मभूमि से सामाजिक समरसता का संदेश जाएगा। इकबाल अंसारी अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों से भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने, आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी को होने वाली श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में समाज के कई गणमान्य लोगों को ट्रस्ट की ओर से, सरकार की ओर से न्योता भेजा गया है। इसमें कई राजनीतिक दल, कई गणमान्य व्यक्ति, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, सैनिक शामिल हैं और एक बहुत ही ख़ास नाम उसमें श्री इकबाल अंसारी साहब का भी आता है, जो कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकार के तौर पर शामिल हुए। इकबाल अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको भी निमंत्रण पत्र मिला, आपके हाथ में वो निमंत्रण पत्र खुद है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या सहनशील है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के हाथ, हर जात के देवी देवता विराजमान है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये हमारा जो है कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। ये हम अयोध्यावासी हैं और इस नाते जो है हमको भी ये निमंत्रण मिला और हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे देश के तमाम से जो है मेहमान आ रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं, सबके बीच में जो है हम भी जाएंगे। साथ वहाँ भगवान रामलला विराजमान हैं और एक साथ सब लोग दर्शन भी के जो है करेंगे और एक खुशी की एक लहर अयोध्या वासियों में है जो हम में भी है।
इस परिघटना पर, या फिर कहें कि ये जो समारोह होने वाला है, केवल देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है और राम राज्य जिसकी हम सभी लोग कल्पना करते हैं, पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश जाएगा? अयोध्या आज जो है मंदिर बनके तैयार है। जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने फैसला किया। 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला, कहीं कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई मुकदमा नहीं। आज मंदिर बनके तैयार है। सारे लोगों में खुशी की लहर है। ये अयोध्या ऐसी धरती है कि अयोध्या में हर धर्म के लोग बसते हैं, सबका सम्मान है। आज जो है हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए कि हर धर्मों का सम्मान हो और देश में एकता हो, हिंदू मुसलमानों की कोई फीलिंग न हो। अपने अपने नियम धर्म से लोग जो है चलें और अपने अपने धर्म के लोग पक्के रहें, तभी ये इंसानियत है। जो अपने धर्म का पक्का होगा वो सबके लिए अच्छा होगा। अयोध्या में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के आम जनमानस में आपकी क्या राय है, जो यहाँ पर विकास की नई धारा यूँ कहें कि इस बार बह चली है? अयोध्या में मुकदमा मंदिर मस्जिद का रहा, विकास पे जो है मुकदमा नहीं रहा। आज माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। विकास तो बहुत कुछ हुए हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, तमाम कुंड है, रोडें हैं। जो है यहाँ तक क्या है कि लोगों के घर जो है घरों का भी रिपेयरिंग जो है सरकार ने किया है। इस बात से जो है सच बात झुटलाई नहीं जाएगी। सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की है, लेकिन अयोध्या में विकास की गंगा बही है। क्योंकि आज भी देखें कि जो कुछ भी बने हुए हैं सबके फायदे के लिए हैं। इसमें ना कोई जात बात है, ना कहीं भेदभाव है। इकबाल अंसारी साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि अयोध्या धरती है समरसता की और पूरी दुनिया देखेगी, उन गणमान्य व्यक्तियों में इकबाल अंसारी साहब भी शामिल होंगे, जो एक पक्षकार के तौर पर वर्षों जिन्होंने अदालत में भगवान श्री राम लला विराजमान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज वो उस प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खासा उत्साह का माहौल इन दिनों बना हुआ है, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। नेपाल के जनकपुर धाम से चली भारी यात्रा अयोध्या पहुंच गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ससुराल से कई सारे उपहार भी भेजे गए हैं और ये यात्रा जनकपुर से निकलकर अयोध्या कारसेवकपुरम पहुंची और भारत में आते ही भारी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। आइए दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। नेपाल के जनकपुर धाम यानी माता सीता की जन्मस्थली से राम की जन्मस्थली अयोध्या तक 1100 टोकरी लेकर 251 लोगों का जत्था अयोध्या पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान यात्रा में शामिल महिलाएं काफी खुश थीं। हम लोग सीता मैया की तरफ से भार लेके आए हैं। भार में अन्न की सारी सामग्री और गृहस्थी की सारी सामग्री, कॉस्मेटिक वगैरह सब, और सोने चांदी का ज्वेलरी सब, तीर धनुष कमान राम जी के लिए और सीता मैया का जो जो पहनाया जाता है, जो जो खाया जाता है, सब कुछ लेके आए हैं। हम लोग वहाँ से सब कुछ लेकर के आए हैं जानकी मैया के लिए। चांदी का ज्वेलरी सेट, बर्तन सेट चांदी का, सोने का ज्वेलरी, नथिया टीका, यहाँ तक कि चरण पादुका है चांदी का और वगैरह वगैरह। बहुत सारा जो बेटी के लिए घर में जितना सामग्री आवश्यकता होता है ना, वह सारा सामान लेकर के आए हम लोग जनकपुर से। और मेरे हिसाब से हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोगों को तो श्री राम भगवान और जानकी जी ने सब कुछ दिया है, हम लोग कुछ तो दे ही नहीं सकते उनको। अपना जो भाव है, जो प्रेम है, जो मिथिला का उन श्री राम के प्रति जो स्नेह है, वो उनको चरणों में हम लोग अर्पण करने आए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ से पूर्व मिथिला की परंपरा के अनुसार रथ से मेवा और चांदी के बर्तन, तीर, धनुष, खड़ाऊ, फल फूल आदि खाद्य सामग्री सहित कई अन्य वस्तुएं हैं। जय श्री राम। हम लोग मिथिलांचल सरलाही जिला अवस्थित
मतलब रामनगर गांव पलका सिसौट से आए हैं कि जनकपुर अपने सीता बहन की नई घर गृह प्रवेश जो 22 तारीख का है, और वो गृह प्रवेश और नए मंदिर ही उद्घाटन ही हम लोगों का एक इतिहास का नया शुरुआत है कि इसलिए उस दिन हम लोग का नेपाल में पूर्ण रूप से एक और नई दिवाली की मनाने की पूर्ण तैयारी है। माता जानकी जिनको हम लोग एक बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो मेरी बहन का घर 500 वर्ष के बाद पुनर्स्थापित होने जा रहा है, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोगों के लिए हर्षोल्लास का एक अवसर है। हम लोग आह्लादित हैं। जो हमारे सीता की नई प्रवेश होंगे नए बिल्डिंग में, नए मकान का, ये जो 500 साल के संघर्ष के बाद आज मोदी जी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हुए हैं, इससे बड़ी खुशी हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकती है। जत्थे में आए लोगों का कहना है कि बहुप्रतीक्षित ये समारोह राम राज्य की स्थापना तो कर ही रहा है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के उत्थान का भी प्रतीक है। गर्व का विषय तो है ही, भारत नेपाल के परंपरागत संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। नेपाल के जनकपुर से लोग यहाँ पर आए हैं, माँ जानकी के मायके से। उनका कहना है कि वो जब माँ की ससुराल में आए हैं तो वहाँ पर जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी या अपनी बहन के ससुराल में जाता है और जिस तरह के उपहार लेकर जाता है, तमाम उपहार ये अपने साथ लाए हैं, उसको ये भार कहते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इससे भारत और नेपाल के जो पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत है वो भी और अधिक मजबूत हो रही है। कैमरामैन राधे किशन के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। तो भगवान सांब सदाशिव महादेव के त्रिनेत्र में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वास है और यही तीनों तत्व श्री राम के नाम में भी वास करते हैं। सरयू नदी के श्री राम घाट पर बसा महादेव का श्री नागेश्वरनाथ मंदिर श्री रामलला विराजमान के नए प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा में उल्लास चरम पर है, जहां आपको बता दें कि 22 जनवरी को यहां पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम घाट पर बसा अयोध्या का प्राचीन नागेश्वर मंदिर इन दिनों अपनी भव्यता को प्राप्त हो रहा है। मौका है श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश के मठ मंदिरों की तरह 22 जनवरी को यहाँ विशेष कार्यक्रम का प्रबंध किया गया है। श्री राम जन्मभूमि का जब से निर्माण हुआ है, हम लोग यहाँ भी विचार भी कर रहे हैं कि जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ श्री राम जन्मभूमि में हो, हमारे नागेश्वर नाथ में भी उस दिन अनवरत राम नाम का कीर्तन चलता रहे। यह व्यवस्था हम लोगों ने पीएम के आह्वान पे यहाँ किया हुआ है। मां सरयू के राम घाट के पास बसा यह दिव्य नागेश्वर मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया है। जब से श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ अपना जो काल सर्प योग उनकी कुंडली में बना रहता है, महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए, बहुत से अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए यहाँ हर महीने नित्य प्रति आते रहते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में दो लोग सबसे ज़्यादा प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। एक तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज और दूसरे सरयू के किनारे बसे ये नागेश्वर नाथ। आप देख रहे हैं श्री नागेश्वर नाथ मंदिर। बहुत भव्य यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और बताया जा रहा है कि जब श्री राम विराजमान होंगे तो यहाँ पर अखंड राम नाम की धुन का कीर्तन जो है उसका आयोजन किया जाएगा। और ये माना जाता है कि जो भी अयोध्या की यात्रा पर आता है उसको यहाँ पर नागेश्वर नाथ जो कि महादेव का स्थान है अयोध्या में, उसके दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उसके आधे पुण्य अयोध्या की सीमा से बाहर ही जाते हुए खत्म हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के मशहूर जो श्रृंगार आरती है उसके कुछ दृश्य।
मंदिर प्रांगण के सामने आरती में बजने वाले डमरू और घंटे की आवाज यहाँ के तीर्थ यात्रियों को सीधे कैलाश की आनंद में यात्रा पर ले जाती है। और अब तो उत्साह दोगुना हो चला है। भगवान शिव के आराध्य श्री राम अपने भव्य मंदिर में जो पधार रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए अयोध्या से अजय मिश्र की रिपोर्ट। तो अयोध्या जो है वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुकी है 22 जनवरी के लिए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश दुनिया से तमाम लोग इन दिनों अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो अयोध्या को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रांची के धुरवा में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे ही रांची के धुरवा पहुंची, इसके स्वागत में बड़ी तादाद में स्थानीय लोग वहां पहले से मौजूद दिखे। लोगों ने बड़े स्क्रीन पर जहां केंद्रीय योजनाओं की खूबियों को जाना, वहीं लोग इसका लाभ उठाने से भी नहीं चूके। स्थानीय गृहिणी ललिता ने तत्काल वहां मौजूद डाककर्मियों से महिला सम्मान बचत योजना के तहत खाता खुलवाया। 10,000 फिक्स किए, उसमें 2 साल में हमको 8% सूद दिया जाएगा। महिलाओं के लिए अच्छा स्कीम है और महिला के इसमें जुड़े और हम कोशिश करेंगे कि और महिला को बता के हम इसमें जोड़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने आई पार्वती देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने कैसे उनकी तरक्की के रास्ते खोल दिए। पार्वती ने यह भी बताया कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए यह योजना कितनी जरूरी थी। 20,000 वाला लेना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर उसको चुकता करके हम लोग 50,000 वाला लोन लेंगे और व्यवसाय को और विस्तार रूप में बढ़ाएंगे और ये योजना हम लोग के लिए बहुत जरूरी था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस पड़ाव में नारी शक्ति की सहभागिता अधिक थी। इस दौरान सभी ने 1 दशक के भीतर आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और केंद्र सरकार की गरीब कल्याण समेत कई दूसरी योजनाओं के कारण उनकी निजी जिंदगी और समाज में हुए बदलाव की कहानी बयां की। शौचालय का सुविधा मिला है, बाहर नहीं जाना पड़ता है और राशन कार्ड है और इसके वजह से हम लोग कोरोना में जो दिक्कत नहीं होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है। गैस 20 किलो मिलता है चावल, दूसरी से घर और चलता है मेरा। बहुत अच्छा काम किए हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमुदाय ने भारत को विकसित देशों में शुमार करने में अपनी पुरजोर प्रयासों का शपथ लिया। इस दौरान धुरवा के लोग सभी वर्गों का ख्याल रखने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ करते दिखे। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। अगर ये कहा जाए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरल और सुविधाजनक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ सही अर्थों में वंचितों तक पहुंचाने का नाम है, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। पेश है जमशेदपुर के सोनारी स्थित सामुदायिक विकास भवन से जमीनी हकीकत की ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ झारखंड में लगातार भ्रमणशील है। जमशेदपुर के सोनारी स्थित सामुदायिक विकास भवन में भी इस विकास रथ का आगमन हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आयुष्मान कार्ड एवं उज्ज्वला गैस कनेक्शन का आवेदन दिया। साथ ही शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी कराई। मौके पर सभी लोग केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से भी रूबरू हुए और साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। हम शपथ लेते हैं कि
कार्यक्रम में पहुंची गीता गुप्ता और पुतुल धीवर फ्री में गैस कनेक्शन और चूल्हा मिलने से काफी खुश दिखीं। उन्होंने इस सौगात के लिए दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही बताया कि उन्हें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से फ्री में राशन भी मिल रहा है। उनके पास अब आयुष्मान कार्ड भी है। मेरा राशन कार्ड भी है, आयुष्मान कार्ड भी है और हमको जो गैस मिला है मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे फ्री में गैस मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आयुष्मान कार्ड भी बना है और राशन कार्ड भी बना है। वहीं गैस एजेंसी कर्मचारी मौसमी डे ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में लोगों को सरल और सुविधाजनक तरीके से गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पेपर बना हुआ है प्राय 25 या 30 तक और अभी कलेक्ट किए हैं 10 तक हुआ है और अभी आज डिस्ट्रीब्यूट 4 किए हैं, लेकिन पेपर मेरा बना हुआ है। इस मौके पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता से गरीबों की मुश्किलें कम हुई हैं तथा सुविधाएं बढ़ी हैं। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को सराहनीय पहल बताया, जिससे जन जागरूकता को नया आयाम मिल रहा है। इसमें जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या आधार कार्ड बनाना हो या विकसित भारत में जितनी भी या इंश्योरेंस की योजनाएं हैं, आज सभी यहाँ का उन्नति हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांव से लेकर शहर तक अब हर जगह सभी लोग समझ चुके हैं कि इस रथ का पहुंचना मतलब विकास के पहुंचने की गारंटी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे और रुक करते अब अन्य खबरों का। इस बार की 26 जनवरी परेड यानी गणतंत्र दिवस परेड समारोह में पिलानी की एनसीसी छात्रा कैडेटों का दल भी कर्तव्य पथ पर गुजरेगा। जी हां, इस बार बिरला बालिका विद्यापीठ बैंड में 51 छात्रा कैडेट भी शामिल रहेंगी, जो कि कर्तव्य पथ परेड में शामिल होकर राष्ट्रपति को सलामी देंगी। बिरला बालिका विद्यापीठ एनसीसी बैंड के 65 गौरवशाली वर्षों का जश्न मना रहा है। कैसा उत्साह है इन छात्रा कैडेटों का, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए देखते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर 51 बिरला बालिका विद्यापीठ की छात्रा कैडेट भी दिखाई देंगी। किस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यशस्वी का गौर, जो इनको लीड कर रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिल्ली पहुंच के। सर, हम बहुत सारी धुनें बजाते, जैसे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी है और जैसे सैल्यूट्स हैं, अलग अलग जनरल सैल्यूट, ऐसे और भी बहुत सारी सॉन्ग्स हैं, मार्शल ट्यून्स है बहुत सारी। 8वीं क्लास की पीहू मोघे भी हैं। यहाँ ठंड है पर यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे साल हमने बहुत मेहनत की है और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। 65 सालों से लगातार आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपके सीनियर्स ने भी प्रदर्शन किया कर्तव्य पथ पर। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और हमें जो लेगेसी हमारे स्कूल से बनी है 65 सालों से, वो हमें बहुत अच्छे से कंटिन्यू करनी है। कितना अच्छा लगता है जब कर्तव्य पथ पर आप लोग उतरते हैं? जब कर्तव्य पथ पर हम मार्च करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो पूरा दुनिया के पास जो नहीं है वो हमारे पास है। सर, बहुत अच्छा लगता है सर, सबके सामने एकदम प्राउड मोमेंट, सबके सामने मार्च करना बहुत अच्छा। इस बैंड के मास्टर राजकुमार जी हमारे साथ हैं। 12 साल से 13 साल की लड़कियां हैं और ये इतनी छोटी छोटी लड़कियां होगी इतना अच्छा कर देती है, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं आर्मी के अंदर 31 साल नौकरी किया है। सुबह 4:30 बजे मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन बच्चे लेट नहीं होते, मेरे ग्राउंड में मिलते हैं। बहुत प्राउड फील होता है। 26 जनवरी पर जब आप परेड में होंगे तो कैसा महसूस करेंगे आप और आपके परिवार वाले? बहुत प्राउड फील करेंगे। मैं और मेरे परिवार वाले और पूरा देश प्राउड होगा कि हमारी देश की लड़कियां कर्तव्य पथ पर मार्च कर रही हैं। नारी शक्ति को प्रदर्शित करेगा ये बिरला बालिका विद्यापीठ का बैंड, जब 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर ये कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी धुनों से देश और दुनिया को एक अलग संदेश देंगे। कैमरामैन प्रमोद कुमार और सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने एनसीसी की गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया और इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने नौसेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एनसीसी कैडेटों के बेहतर प्रदर्शन के लिए नौसेना प्रमुख ने सराहना की। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार
शनिवार को दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर पहुंचे। यहां उन्हें एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और नौसेना प्रमुख ने गार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद एडमिरल आर हरिकुमार ने फ्लैग एरिया में देश भर के निदेशालयों के बारे में जाना। उन्होंने एक तरफ जहां हॉल ऑफ फेम का दौरा किया तो वहीं नेवल कैडेट्स द्वारा तैयार शिप मॉडल देखकर काफी प्रभावित हुए। कैडेट्स को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने अनुशासन के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एनसीसी कैडेट्स की सराहना की। This event is not merely an assembly of cadets, it's a convergence of aspirations, values, hopes, ambitions, ideas and enthusiasms of the bright young minds and what it portends for Bharat as a nation and for Bharat's destiny in the future. Over the last 1 year, about 350 NCC cadets have joined the Navy as Agniveers. We are looking forward to many more of them joining in the coming years. देश के अलग अलग निदेशालयों के एनसीसी कैडेट्स ने नौसेना प्रमुख के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिन्होंने सभागार में एक अलग ही समा बांध दिया। नौसेना प्रमुख ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना भी की। उन्होंने बताया कि इस साल अग्निवीर के अंदर नौसेना में 350 कैडेट शामिल हुए हैं। कैमरामैन प्रमोद कुमार और सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनावों के लिए आज मतदान होगा। 300 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव होना है। गणतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों की भागीदारी से राजनीतिक पार्टियों की कुल संख्या अब 28 हो चुकी है। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर यह अपने गठबंधन के साझेदारों को भी उतार रही है। शेख हसीना की नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी जेपी ने इस चुनाव में 265 उम्मीदवारों को नामांकित किया है। हालांकि जातीय पार्टी के लगभग 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस भी ले लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। पहला मुकाबला जीतने वाली भारतीय टीम की नजर अब दूसरे मुकाबले को अपने नाम करके सीरीज जीतने पर होगी। एक दिवसीय सीरीज में तीनों मैच गंवाने के बाद भारतीय महिला टीम ने पहले T20 मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। ये ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय महिला टीम की T20 में सबसे बड़ी जीत है। पहले मैच में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने अर्धशतकीय पारियां खेली थी। दूसरे T20 में भी भारतीय खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहेंगे। और अब बात बदलते मौसम की, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि 8-9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर भी सीधा प्रभाव पड़ा है। वहीं श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण डल झील पर बर्फ की एक पतली चादर बन गई है।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। नमस्कार।